हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब रेडी हो जाना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले फंडामेंटल फोर्सेस को। चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन हमारा चल रहा है, ये सीरीज़ लगातार जारी है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, लेक्चर नहीं देखे, तो उसको आप लोगों को जाके देख लेना है, सर्च करना है द SM एकेडमी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 04 और सारे वीडियोस को आप लोग को देख लेना है। आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। सारे लोग रेडी हो जाना है, अपने नोट्स बनाना भी साथ में स्टार्ट कर देना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ जब भी हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब होता है ये ऐसे फोर्सेस हैं जो हम लोगों को नेचर ने दिए हैं, और इसी फोर्स से अलग अलग जो भी टाइप्स आपने सुना है, जो भी टाइप्स आपने पढ़ा, वो सारे फोर्सेस बने हैं। तो ये जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वैसे ही सिमिलर है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, वो ऐसे क्वांटिटीज थे जो हम लोगों को नेचर ने दिया था, लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी मदद से हम लोग ने डिराइव क्वांटिटीज बनाए थे, राइट। सेम सिमिलरली उसी तरीके से ये जो फंडामेंटल फोर्सेस है, ये ऐसे फोर्सेस है जो नेचर ने हमें दिए हैं और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, और इन्हीं फोर्स की वजह से सारी दुनिया चल रही, प्रैक्टिकली जो दुनिया चल रही है ये फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से चल रही है। तो ये जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में, बेसिकली 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हमने रिकॉग्नाइज किए, हमने पता किए। और जितने अलग अलग टाइप के आपने जो फोर्सेस सुने होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग, एनी कोई भी टाइप के जो फोर्सेस सुने, वो फंडामेंटल फोर्सेस के कुछ सब टाइप से उनसे बने हुए फोर्सेस है। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे ये जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। एक एक करके हम सब फोर्सेस को डिस्कस करने वाले। सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब लोगों ने पढ़ा है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। और ये फोर्स के बारे में आप लोग कुछ कुछ जानते कि ये वो फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है, वो एकदम सही सुना है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है या एक फंडामेंटल फोर्सेस है, ये फोर्स हमें नेचर में मिलता है, और ये फोर्स की वजह से भी हम बोल सकते हैं पूरा यूनिवर्स चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिसके पास मास होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट अभी ले लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस, जिसके पास कुछ मास होता है, उनके बीच में ये वाला फोर्स काम करता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देख लेंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ है और आपने अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रखा है इस तरीके से, राइट। तो ये जो अर्थ है वो अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, और ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स का नाम हम लोग रखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या रखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्सेस है फंडामेंटल फोर्सेस है, ये फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मास। तो एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये जो आपने अर्थ की सरफेस पे रखा है वो हो गया। ये दोनों के पास मास है, इसके लिए ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है? मोहित करने वाला फोर्स नहीं। ये अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत सुंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जब ये फोर्स काम करेगा किसी 2 ऑब्जेक्ट के, तो वो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दूर नहीं भेजेगा, रिपेल नहीं करेगा। सो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये जो फोर्स होता है इसका जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, यानी कि किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जिसके पास मास है, जिनके बीच में ये फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, कितने वैल्यू से अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो फोर्स की वैल्यू हम लोग देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स इज गिवन by a formula that is force is equal to g mass of first object into mass of second object upon दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस फार्मूले से हम लोगों को पता चलता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, जहाँ पे जी एक कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है। ये जी एक कांस्टेंट है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस अर्थ के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसे ये रख दिया आपने अर्थ के ऊपर, तो ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, सेंटर से काम करता है, हमेशा कहाँ से काम करता है, सेंटर टू सेंटर काम करता है। और ये जो फोर्स की वैल्यू है ये वो होगा जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अपॉन ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसमें वैल्यू रखो फॉर्मूले में, आपको पता चल जाएगा कितना फोर्स काम कर रहा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है? बहुत लंबा फोर्स होता है नहीं। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब इसका जो ताकत होता है अट्रैक्ट करने का, ये काफी दूर तक, ये उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी काम करेगा जिनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे एक सोलर सिस्टम की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे कोई प्लैनेट है जुपिटर। अर्थ और जुपिटर के बीच में आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ये दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन का। अर्थ है, यहाँ पे सन है, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक काम कर पाता है। तो यही हम लोग ने लिखा, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके। उसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज वेरी वीक फोर्स। इट इज वेरी वीक फोर्स, बहुत कमजोर फोर्स होता है। मतलब इसका इफेक्ट आप तभी देख पाओगे जब मास बहुत ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोल दूं तो ये जो एक पेन है मेरे पास और एक यहाँ पे भी मैं एक पेन ले लूं, ये दोनों को अगर मैं ऐसे सस्पेंड कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है जिनके पास मास है वो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। इधर मैं एक पेन लेता हूं, इधर भी एक पेन है, ये अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, यस बिल्कुल। बट हमने देखा ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का वो इतना ज्यादा वीक है। क्यों वीक है, क्यों कम है? क्योंकि इनका जो मास है जिसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है बहुत कम है। जब भी मास बहुत कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये फोर्स जो होता है बहुत वीक फोर्स होता है। ये फोर्स हमेशा तभी आपको देखने मिलेगा इसका इफेक्ट जब मासेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे अर्थ का मास बहुत ज़्यादा रहता है तो अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को आप रख दो, ऐसे छोड़ दो, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप लोगों को छोटे ऑब्जेक्ट में ये इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा और ये वीक फोर्स होता है। इट इज़ वेरी वीक फोर्स। अगर कोई चीज़ को अट्रैक्ट करके रखा है अर्थ ने, जैसे ये पेन को अट्रैक्ट कर लेगा, मैं इसको आसानी से ऊपर की तरफ उठा सकता हूँ, बट ये डिपेंड करता है कि मास कितना है। क्लियर? वीक फोर्स होता है। सो दिस इज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें पता चल गया ग्रेविटेशनल फोर्स ये यूनिवर्सल नियम है, ये हर उस ऑब्जेक्ट के बीच में काम करेगा, हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए काम करता है। जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास होगा, जिसके पास मास होगा, उन ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है। और इसका जो वैल्यू होता है इट इज गिवन बाय फॉर्मूला जी इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन आर का स्क्वायर। आर मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ओके। तो आई होप कि सब लोग को ये बात समझ में आ चुका है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप। जो हमारे पास सेकेंड फोर्स है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी एक फंडामेंटल फोर्स का टाइप है। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इसकी क्या खासियत है? क्या ये भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है? बिल्कुल दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे चार्जेस कंसिडर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स का वैल्यू कूलम लॉ से मिलता है। वो क्या होता है? तो आंसर है सम कांस्टेंट, और ये दोनों का वैल्यू, ये चार्ज का वैल्यू अगर Q1 है, ये चार्ज का वैल्यू Q2 है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो उसका स्क्वायर कर दो, इतने वैल्यू का फोर्स ये दोनों के बीच में लगेगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो
चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग मान लो चार्ज के बीच में, किसी दो चार्ज के बीच में ये फोर्स लगेगा, और जैसे मान लो कि मेरा हाथ है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, चार्ज हो गया, ये दोनों के बीच में ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिन ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास, सॉरी नॉट मास बट चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला इसका पॉइंट लिखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट इसका सीखा, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडी। टू चार्ज बॉडी ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, चार्ज ले लो, ठीक है, टू चार्ज बॉडी। सेकेंड, सेम वही वे में जाएंगे जैसे हम लोग ने इसको डिस्कस किया था। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। जैसे हम लोग ने मैग्नेट में देखा है, दो सेम पोल अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल हो जाते। सेम यहाँ पे भी अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये रिपेल हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया एक नेगेटिव तो ये फटाक से अट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस इज द केस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो हम बोलेंगे इट इज रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स, एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय, सेम यहाँ पे भी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि दो ऑब्जेक्ट जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कितना होगा, तो बेसिकली चार्ज अगर है हमारे पास, चार्ज अगर है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इन केस ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इन केस ऑफ चार्ज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। इसे कूलम्स लॉ से हम लोगों को मिलता है, और वो जो लॉ है वो लॉ इस तरीके से हमें फॉर्मूला बताता है कि सम कांस्टेंट इनटू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हम लोगों का कूलम्स लॉ। ये दो चार्ज के केस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, बट दो चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर दो चार्ज है हमारे पास तो इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसे बोल सकते हैं। उसके बाद इट इज नॉट लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता है, इट इज नॉट ए लॉन्ग रेंज फोर्स, बिल्कुल भी लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। दो चार्ज को आप दूर कर दो, दो ऑब्जेक्ट को दूर कर दो, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव का फोर्स लग रहा था वो लगना बंद हो जाएगा। ये स्ट्रांग होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्ग, वीक अगर सबसे वीक बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट में होता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स आप बोल दो। इलास्टिक फोर्स बोल दो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा के उसका ऑब्जेक्ट का जो डिफॉर्म, हम बोल सकते हैं कि शेप अगर चेंज किया तो वापस रिगेन हो जाता है ड्यू टू दिस फोर्स, इलास्टिक फोर्स आप बोल सकते हो। उसके बाद विस्कस फोर्स आप बोल सकते हो, विस्कस फोर्स एंड मेनी मोर एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। तो आई होप कि एवरीवन इज क्लियर विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आगे आएंगे हम लोग, जो हमारे पास थर्ड टाइप का फोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है ये फोर्स क्या होता है? आंसर है ये वो फोर्स होता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, या तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है, राइट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, बराबर। ये दोनों को मिला के एक न्यूक्लियॉन्स, हम लोग इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स की वजह से हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी मिलता है। ये सब आप डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बाइंडिंग एनर्जी मिलता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो ये जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नाम से ही पता चल रहा है।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये न्यूक्लियन के बीच में होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक हम ये बोल सकते हैं, इट एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, अब ये न्यूक्लियंस क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। सेकेंड, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ओके, उसके बाद ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज नहीं होता है, इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखेंगे तो शॉर्ट रेंज, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 1 मीटर कुछ नहीं होता है, बट इनका साइज इतना छोटा होता है कि इनके बीच में अगर आप 1 मीटर का डिस्टेंस देख रहे हैं तो इनके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत कम डिस्टेंस के बीच में काम करता है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दी फंडामेंटल फोर्स है। जितने आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 10 टू द पावर -14 मीटर का रेंज हम लोग बता सकते हैं इसके लिए। ओके, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होता है, अगर इसके बीच में जो फोर्स है वो डिसबैलेंस होता है तो उस न्यूक्लियस का टूटने का चांस आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, और इसके अंदर से न्यूक्लियस टूटते जाते हैं, और न्यूक्लियस टूटने से इसके अंदर से रेडिएशंस निकलता है, एनर्जी निकलती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो सच टाइप ऑफ एलिमेंट जिनके अंदर के न्यूक्लियस टूटते हैं ड्यू टू लैक ऑफ दिस वन बाइंडिंग एनर्जी, और हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम लोग आएंगे फोर्थ वन, जिसे हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब देखो आप देख सकते हैं ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो फोर्स है वो वीक है, कमज़ोर है। यस, बिल्कुल कमज़ोर है। अब ये कहाँ पे काम करता है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, अगर ये न्यूट्रॉन ब्रेक होते हैं तो न्यूट्रॉन बेसिकली अगर आपको बता दूं तो न्यूट्रल होता है, आप लोगों को पता है ना, न्यूट्रल ही होता है ना। ये न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है ये क्या करता है, जब भी इसके अंदर डीके होता है, जब एटम अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एटम स्टेबल है, क्योंकि इन लोग का जो मास होता है नियरली इक्वल होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा हो गया, तो एटम न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन के नंबर को कम करना चाहता है, यानी कि न्यूट्रॉन को तोड़ता है, और ये प्रोटॉन प्लस देखो ध्यान से, न्यूट्रॉन को तोड़ता है, प्रोटॉन प्लस एक पार्टिकल एमिट करता है, और साथ में एक और एनर्जी एमिट करता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये बढ़ जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो न्यूट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और ये जो दिख रहा है आपको, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में बढ़ जाता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो प्रोटॉन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, पॉजिट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रिनो जो दिख रहा है, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलते हैं ड्यूरिंग बीटा डीके। जब भी एक न्यूट्रॉन स्टेबल होने के लिए अपने आप को प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करे, इसको इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं बोलना, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं आप लोग। इसमें जब भी एक न्यूट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। हम बोलेंगे न्यूक्लियस में बीटा डीके हो रहा है,
और ये डीके होके न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन के इक्वल करने की कोशिश करके न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे जो भी पार्टिकल मिलता है हम लोगों को, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, ये न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं ये सबके बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। आई होप कि सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया इसका आ चुका है। जब आप 12th में जाओगे तो इसका आइडिया आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आ जाएगा। इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। इट एग्जिस्ट बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में ये काम करता है। उसके बाद इट इज वीक फोर्स, ये बहुत कमजोर फोर्स होता है। इट इज वीक फोर्स बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये सबसे वीक फोर्स होता है दुनिया का, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है और वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इतना अभी हम लोगों को काफ़ी है वीक न्यूक्लियर फोर्स का नॉलेज लेना। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सोलार सिस्टम चल रहा है, जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है सोलार सिस्टम में, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूम रहे हैं, ये दोनों जो प्रोसेस इन दोनों के बीच में हो रहा है, ये घूमने के प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत अहम भूमिका है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट जाना पसंद करता है हमेशा, तो ये जो अर्थ है स्ट्रेट निकल जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसको अपनी तरफ खींचता है खींचता है खींचता है और इसको सर्कल में घुमा देता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होता है। तो इट इज़ रूलिंग दी यूनिवर्स, यूनिवर्स काम नहीं कर पाता इसके बिना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हर दो ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज होता है, हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होता है। अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, उसकी वजह से उनके पास शेप होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। अगर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और स्ट्रक्चर आपको पता नहीं चलेगा। अगेन प्रॉब्लम है, तो ये भी प्रैक्टिकली हमारी दुनिया को चला रहा है। ओके, ये भी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा है। न्यूक्लियस की वजह से एक एटम स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे एटम को जोड़ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज़ के लिए बनाए। सो दिस ऑल थिंग्स आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डीके में आपको दिखाई देता है। बीटा डीके होने की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस स्टेबल होने से क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल होकर कुछ दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। अगर यूरेनियम में धीरे धीरे वो स्टेबल होता है और उन लोग स्टेबल करके अपने एटॉमिक मास को कम करके फेरस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट का जब भी डीके होता है तो वो अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट होते जाते हैं, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है उसको, सालों बीत जाते हैं। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्सेस। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।